एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 2 पर बनाए गए वीडियो का दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो 1651 में हुगली नदी के किनारे स्टार्ट हुई थी। 1696 तक कंपनी ने फैक्ट्री के चारों तरफ, जहाँ पर उसका बेस था, उसके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन करवाना, किला बनवाना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली, जिसमें से एक गांव कोलकाता था। उसके बाद उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब को भी फरमान जारी करने के लिए तैयार कर लिया, जिसके तहत वे बिना ड्यूटी पे किए ट्रेड कर सकते थे। लेकिन ये जो कॉन्सेशन था, ये जो छूट थी, ये प्राइवेट ट्रेड के लिए नहीं था। लेकिन जो ऑफिसर कंपनी के अंदर ही प्राइवेट ट्रेड करते थे, उन्होंने भी ड्यूटी पे करने से मना कर दिया और इसके कारण बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने विद्रोह कर दिया। 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपना पावर दिखाने लगे थे। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला, ये सब बंगाल के नवाब बने और ये सारे नवाब बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने कंपनी को कंसेशन देने से, छूट देने से मना कर दिया और कंपनी को ट्रेड का अधिकार देने के बदले बड़े अमाउंट में ट्रिब्यूट्स की डिमांड करने लगे। सिक्का ढालने के अधिकार देने से मना कर दिया। उसके बाद आगे और फोर्टिफिकेशन करने से मना कर दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने क्लेम किया कि कंपनी के वजह से बंगाल का जो गवर्नमेंट था, उनका राजस्व वसूली कम हो गया है और बंगाल के नवाब की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी के अफसरों ने टैक्स पे करने से मना कर दिया और अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी। नवाब और उनके ऑफिशियल्स को ह्यूमिलिएट यानी कि अपमानित करने का कोशिश किया। ये सब इल्ज़ाम बंगाल गवर्नमेंट ने कंपनी पर लगाया। कंपनी का कहना था कि लोकल ऑफिशियल्स के अनजस्ट डिमांड यानी कि बेतुके डिमांड के कारण कंपनी का ट्रेड तबाह हो रहा था और ट्रेड तभी फ्लोरिश हो सकता था जब जो ड्यूटीज था वो उसको हटा दिया जाए। उन्हें पता था कि ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए उन्हें अपना सेटलमेंट्स यानी कि आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों को फिर से बनवाना पड़ेगा। ये कॉन्फ्लिक्ट्स दिनों दिन गंभीर होते गए और बाद में इसने युद्ध का रूप ले लिया। 1756 में जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई, तब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला के पावर से बहुत परेशानी थी। उन्हें एक पपेट चाहिए था। पपेट यानी कि कठपुतली। कठपुतली एक खिलौना होता है जिसे हम धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। लेकिन जब यह टर्म किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है। तो कंपनी को एक पपेट रूलर चाहिए था जो उनके हिसाब से उन्हें ट्रेड में कंसेशन दे और दूसरे प्रिविलेजेज भी प्रोवाइड करे। इसलिए कंपनी ने कोशिश किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से, राइवल्स में से किसी एक को नवाब बना दिया जाए। जवाब में सिराजुद्दौला ने कंपनी को आदेश दिया कि उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में टांग अड़ाना बंद कर दे, फोर्टिफिकेशन करना बंद कर दे, किलाबंदी रोक दे और रिवेन्यू पे करे। जब नेगोशिएशंस फेल हो गया, समझौता नहीं हुआ, तो नवाब अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। कंपनी ऑफिशियल्स को कैप्चर कर लिया। उसके बाद वेयर हाउस को लॉक कर दिया और उनके सारे हथियार छीन लिए और उनके जहाज़ों को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद उन्होंने कलकत्ता की तरफ रुख किया ताकि वहाँ पर जो कंपनी का जो किला था उस पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सके।
कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनकर मद्रास में जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में वहां से फोर्स भेजा। उन्हें नवल फ्लीट्स यानी कि नौसेना की भी मदद मिल रही थी। नवाब के साथ लंबे समय तक नेगोशिएशन चला और फाइनली 1757 में प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी के आर्मी को लीड किया। यहाँ पर दिया गया है कि प्लासी नाम कैसे पड़ा। इस जगह पर पलास के फूल पाए जाते थे। इन फूलों से गुलाल बनाया जाता है जिसका उपयोग होली में किया जाता है। तो पलास के फूलों के पाए जाने के कारण इस जगह का नाम पलासी पड़ा और अंग्रेजों ने इसे बिगाड़कर प्लासी कर दिया। इस युद्ध में नवाब के हारने का एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो था वो यह था कि सिराजुद्दौला के जो कमांडर्स थे उसमें से एक थे मीर जफर। वो जिन सेनाओं को लीड कर रहे थे वो लड़ाई कभी लड़े ही नहीं। उन्होंने इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जफर को नवाब बना दिया जाएगा। बैटल ऑफ प्लासी फेमस हुआ क्योंकि इंडिया में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। यहाँ पर सिराजुद्दौला की पेंटिंग दी गई है। ये पहला सोर्स दिया गया है जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल ऑफ प्लासी के बाद विलियम पिट को लिखा था। इसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि बंगाल रीजन जो है वो एक रिच रीजन है। इतनी विशाल सत्ता एक मर्सेंटाइल कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। प्लासी के युद्ध में हार के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं थी। उनका मेन ऑब्जेक्टिव व्यापार फैलाना था और यह काम लोकल रूलर्स की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था। तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में करने की क्या जरूरत थी। लेकिन जल्द ही कंपनी को यह एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कि पपेट नवाब भी जो होते थे वो हमेशा कंपनी के इशारों पर काम नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें भी अपने प्रजा के नज़र में सम्मान यानी कि डिग्निटी ऑफ और सोवरेनिटी का दिखावा करना पड़ता था अगर उन्हें अपने प्रजा से रिस्पेक्ट चाहिए थी। तो जब मीर जाफर ने विद्रोह किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया और जब मीर कासिम ने शिकायत की तो उसे बक्सर के युद्ध में जो कि 1764 में हुआ था उसमें हराकर बंगाल से बाहर निकाल दिया गया और मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया गया। नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए पे करना पड़ता था, लेकिन कंपनी अपने युद्ध के खर्चों से निपटने, उसका ट्रेड के डिमांड्स को पूरा करने और दूसरे खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा टेरिटरीज और ज़्यादा रेवेन्यू चाहती थी, मतलब और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी का मूड चेंज हो गया था। पपेट नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने डिक्लेयर किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा और फाइनली 1765 में मुगल एम्पेरर ने कंपनी को ही बंगाल प्रोविंस के लिए दीवान अपॉइंट कर दिया। दीवानी राइट मिलने से कंपनी अब बंगाल के जो लार्ज रिसोर्सेज थे उनका रिवेन्यू वो यूज कर सकता था। 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही इंडिया के साथ कंपनी का ट्रेड बढ़ता जा रहा था, लेकिन उन्हें भारत से ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए गोल्ड और सिल्वर के बदले खरीदनी पड़ती थी, क्योंकि इस टाइम पर ब्रिटेन के पास
भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटेन से गोल्ड का आउटफ्लो कम होने लगा और बंगाल में दीवानी राइट मिलने के बाद तो ब्रिटेन से गोल्ड लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब इंडिया से मिलने वाले रिवेन्यू से ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस रिवेन्यू से कंपनी इंडिया में कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल खरीद सकती थी, कंपनी के ट्रूप्स को, सेनाओं को संभाल सकती थी और कलकत्ता में फोर्ट और ऑफिस बनाने में जो लागत आता, जो खर्च आता, वो अब उठा सकती थी इसी रेवेन्यू से। यहाँ पर सोर्स 2 दिया गया है, द नवाब कंप्लेंस। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश ट्रेडर्स के बारे में कंप्लेन किया था। अब है कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। नवाब का मतलब यह था कि कंपनी के पास अब ज़्यादा पावर और अथॉरिटी थी, लेकिन इसका मतलब और भी कुछ था। अब कंपनी के हर एक सर्वेंट जो थे वो नवाब बनने का ख्वाब देखने लगे थे। पलासी के युद्ध के बाद जो बंगाल के एक्चुअल नवाब थे उनको फोर्स किया गया कि वो कंपनी के ऑफिशियल्स को लैंड और मनी यानी कि पैसे पर्सनल गिफ्ट्स के रूप में दे। रॉबर्ट क्लाइव ने खुद भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर लिया था। 1743 में वह 18 साल के एज में इंग्लैंड से मद्रास आया था। 1767 में जब वह इंडिया से गया तब उसके पास $401,102 की संपत्ति थी। 1764 में जब उसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया तो उसे कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में जो करप्शन था उसको हटाने का काम सौंपा गया था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसे खुद करप्शन के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। उसे करप्शन के चार्ज से तो बरी कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने सुसाइड कर लिया। हालांकि सारे कंपनी ऑफिशियल्स क्लाइव की तरह, रॉबर्ट क्लाइव की तरह पैसा नहीं कमा पाए। उनमें से बहुत सारे डिजीज के कारण और युद्ध में मारे गए। सबको करप्ट और बेईमान नहीं कहा जा सकता। उनमें से बहुत सारे ऑफिशियल्स हम्बल बैकग्राउंड से, साधारण परिवार से बिलोंग करते थे। उनकी बस यही इच्छा थी कि ठीक ठाक पैसे कमाए और ब्रिटेन लौट कर एक कंफर्टेबल लाइफ व्यतीत करे। और जो यहाँ से धन दौलत लेकर वापस ब्रिटेन लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ नवाब के नाम से जाना जाता था। मतलब यहाँ पर जिसको नवाब कहा जाता था उसको इंग्लिश में वहाँ पर वो लोग नवाब कहते थे। उन्हें लोग अक्सर अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। प्लेज और कार्टून्स में यानी कि नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक बनाया जाता था। अगले वीडियो में हम जानेंगे कंपनी रूल जो एक्सपैंड हुआ उसके बारे में।